students, hope you all are doing good. This is me Akriti from your very beautiful channel Heart Up Study. और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुपर डुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर के आई हूँ सिविक्स का, दैट इज द यूनियन लेजिस्लेचर। ये चैप्टर जितना ही इंटरेस्टिंग है उतना ही इम्पोर्टेंट है। हम इस चैप्टर को काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ भी पढ़ेंगे ताकि वो सिर्फ आपके टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड ही ना रहे, आपको इन फ्यूचर भी वो बहुत ही एक होलिस्टिक व्यू दे ये चैप्टर आपको। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही, और उसके साथ अपने फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा या इस वीडियो में आपको और भी क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो को आज का शुरू करते हैं। हे गाइस, जैसा कि आपको पता है हमारा आज का टॉपिक है द यूनियन लेजिस्लेचर। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ अपने कंट्री से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूंगी जो आप लोगों को भी पता होना चाहिए। आपको पता होगा कि हमारा कंट्री एक रूल एक रेगुलेशन के अंदर वर्क करता है। क्या आपको पता है कि वो रूल वो रेगुलेशन कहाँ मेंशन है? वो रूल्स वो रेगुलेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा तो नहीं है कि जब B.R. अम्बेडकर साहब वो रूल्स और रेगुलेशन लिख रहे थे तो उनको पता था कि 100 साल के बाद भी ये सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने होंगे लोग को या कोई चेंजेस नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब लिखा गया होगा तो वो हर एस्पेक्ट में जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, जो उस पर विचार कर रहे थे, वो सारे एस्पेक्ट को सोचे होंगे कि 10 साल के बाद 20 साल के बाद हमारा जो टाइम है, जो कंट्री का सिचुएशन है वो बदलेगा। अगर बदलेगा तो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी तरीके से कैसे वर्क करेगा, ये सारे एस्पेक्ट पे सोच करके वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारे चीजों को डिटेल में लिखे हैं। ठीक है, आप सबसे पहले ये समझ लो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी लॉ को ऐसे ही नहीं लिखा गया है, वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट में लिखा गया है और वो अरेंजमेंट को हम कहते हैं आर्टिकल्स, पार्ट्स एंड शेड्यूल। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ शेड्यूल्स है, उस शेड्यूल्स के अंदर कुछ पार्ट्स है और उस पार्ट्स के भी अंदर कुछ हमारे आर्टिकल्स है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में जब बनकर रेडी हुआ था, जब बनकर तैयार हुआ था, तो उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो शेड्यूल थे वो 8 थे, पार्ट्स 22 पार्ट्स थे और आर्टिकल्स 395 थे। वही आज के समय में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 470 आर्टिकल्स है, जो कि जब बने हुए जस्ट 1949 में हमारे जो आर्टिकल्स थे वो 395 थे। दैट मीन्स आप समझ पा रहे हो, टाइम टू टाइम वो आर्टिकल्स चेंज हुए हैं, कुछ आर्टिकल्स बढ़े हैं, तभी तो 470 आर्टिकल्स एट प्रेजेंट है ना। 22 पार्ट्स थे 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था, और आज के समय में वही पार्ट्स जो है वो 25 पार्ट्स है। शेड्यूल भी 8 थे और आज 12 या 12 शेड्यूल है। ठीक है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है कि ये वर्ल्ड का सेकेंड लॉन्गेस्ट और लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे आर्टिकल्स है वो शायद ही किसी और कंट्री में किसी और कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, बट इट्स ओके। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो बहुत सारे कंट्रीज से, ऑलमोस्ट 22-24 कंट्रीज से वो आइडियाज लिए थे, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े थे, वहां से आइडियाज लेकर के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको इम्प्लीमेंट किए विद सम मॉडिफिकेशन एंड दे वेंट थ्रू ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है सेकेंड लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो चलिए अब हम अपने इस लेक्चर को शुरू करते हैं हमारे टॉपिक के साथ। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भारत ये नाम मेंशन है, दैट मीन्स इंडिया कहीं भी मेंशन नहीं है। भारत हमारे पार्ट 1 में मेंशन है, आर्टिकल 1 में मेंशन है, और इस भारत को लिखा गया है यूनियन ऑफ स्टेट। क्या मतलब होता है ये यूनियन ऑफ स्टेट्स का? यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है कि जो हमारा भारत बना है वो बहुत सारे स्टेट्स मिल करके हमारा कंट्री बना है। दैट मीन्स इस
से किसी भी पार्ट्स को, मतलब किसी भी स्टेट्स को हटाया नहीं जा सकता है, ये ब्रेक नहीं किया जा सकता है और अलग कंट्री नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या है, भारत जो बना है दिस इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये सारे स्टेट्स से मिल करके हमारा कंट्री बना है। ठीक है, अब आते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे। भारत में या इंडिया में आप जैसा समझ लो, जो बोल सकते हो बोल लो, हमारे कंट्री में किस तरीके के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम फॉलो करते हैं। तो सबको पता है ये बात कि हमारे कंट्री के अंदर दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, एक जो सेंट्रल पे वर्क करता है और दूसरा जो स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट पे वर्क करता है। और जो सेंट्रल पे वर्क करते हैं उस गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, और वही जो स्टेट पे वर्क करते हैं उनको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, और ये यूनियन ऑफ स्टेट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ये किस तरीके के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। अगर आपसे आपका कोई फ्रेंड जो फॉरेन लैंड में रहता हो, अगर आपसे पूछे कि तुम्हारे कंट्री में किस तरीके के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया जाता है, तो आप क्या कहोगे, आप बहुत ही सिंपल तरीके से बताओगे उसको कि हमारे कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होती है। व्हाट इज दिस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर गवर्नमेंट के तीन बॉडीज होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। आप बताओ अमेरिका में किस तरीके के गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, वहां पर में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होती है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि वहां पर में जितने भी पावर्स है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास रहेंगे। दैट मीन्स ऑल पावर इज कंसेंट्रेटेड ओनली इन वन हैंड। ठीक है, लेकिन इंडिया में किसी भी एक बॉडी के पास पूरी पावर नहीं है, जैसे कि अमेरिका में मैं बताई आपको, वहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सारे कंट्री का पावर दैट इज कंसेंट्रेटेड ओनली इन वन हैंड, दैट इज प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन हमारे कंट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो पावर है वो इक्वली डिवाइडेड है। कैसे डिवाइडेड है, तो लेजिस्लेटिव के फॉर्म में, एग्जीक्यूटिव के फॉर्म में और जुडिशियरी के फॉर्म में। अब आपके मन में डाउट हो रहा होगा, ये एग्जीक्यूटिव, ये लेजिस्लेटिव, ये जुडिशियरी है क्या। तो लेजिस्लेटिव एक्चुअली में हु लेजिस्लेट लॉ, लेजिस्लेट लॉ का मतलब क्या है कि जो भी लॉ बनाता होगा, whoever makes law they are called as legislator। ठीक है, जो उस लॉ को इम्प्लीमेंट करता होगा, या ऐसे समझ लो जो उस लॉ को एग्जीक्यूट करता होगा, वो कौन होगा, एग्जीक्यूटिव होगा। जुडिशियरी कौन होगा, जो उस लॉ को इंटरप्रेट करे, मतलब वो चेक करे कि हमारे कंट्री के अंदर जो लॉ बन रहा है उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जा रहा है या नहीं। अगर एग्जीक्यूशन उसका प्रॉपरली हो रहा है तो लोग उस लॉ को अबाइड कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो ये वर्क किसका है, जुडिशियरी का है। बट हम इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव के साथ डील करना है। जो हमारा सेकेंड चैप्टर होगा वो एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड होगा और थर्ड चैप्टर जो होगा हमारा जुडिशियरी से रिलेटेड होगा। तो हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव से ही डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो काउंसिल ऑफ पार्लियामेंट है, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया ना कि अभी मैं आपके साथ कुछ बातें डिस्कस की रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये तीन बॉडीज होती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। अब चलते हैं हम अपने काउंसिल ऑफ पार्लियामेंट की तरफ। काउंसिल ऑफ पार्लियामेंट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, जिसे हम पूरे कंट्री का स्टेट हेड कहते हैं। So president is said to be as head of the state, and second is the two houses of parliament, and these two houses of parliament is again divided into two parts. First is the Lok Sabha and second is the Rajya Sabha. ठीक है, और इन दोनों हाउस के मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। जो भी मेंबर लोकसभा से हो या राज्यसभा से हो, ठीक है, इन दोनों के मेंबर को हम कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। लेकिन आप कभी कभी सुनते होंगे एमएलए के बारे में। व्हाट इज दैट एमएलए? एमएलए कोई नहीं बल्कि जो मेंबर, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं ना, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दे वर सेड टू बी एज एमएलएज।
अब चलिए हम ये समझते हैं कि ये जो लोकसभा है इसे हम क्या कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं या हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। राज्यसभा को हम क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं या फिर अपर हाउस कहते हैं। ये भी आप लोग मेंशन कर लो मेरे साथ साथ। लोकसभा को हम क्या कहते हैं, वी आर सेट टू, लोकसभा इज सेट टू बी एज लोअर हाउस और हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। और राज्यसभा को क्या कहते हैं, अगर लोकसभा को हम अगर लोअर हाउस कहते हैं तो राज्यसभा को हम क्या कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं, ठीक है। इन्हें हम अपर हाउस कहते हैं या फिर काउंसिल ऑफ पीपल कहते हैं। मैं यहां पर मैं लिख देती हूँ बुलेट पॉइंट्स में, यहां स्पेस नहीं है, यहां लिख देती हूँ काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा इज कॉल्ड काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। इतनी चीजों को आप मेंशन करो, फिर मैं और बताती हूं आपको। गाइस, तो हम डिस्कस कर रहे थे व्हाई लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। द रीजन इज वेरी सिंपल, एज आई हैव टोल्ड यू कि लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं ना, वो कॉमन पीपल के थ्रू इलेक्ट होकर के आते हैं। अगर वो कॉमन पीपल के थ्रू इलेक्ट होकर आ रहे हैं तो इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि दे आर ऑल्सो आंसरेबल टू द कॉमन पीपल, करेक्ट। एंड द सेकेंड रीजन इज दैट स्ट्रेंथ इज ऑल्सो मैक्सिमम। उनका स्ट्रेंथ भी क्या होता है, लोकसभा के अंदर मेंबर्स का जो स्ट्रेंथ होता है वो काफी ज्यादा होता है। वो कितने होते हैं स्ट्रेंथ वाइज, 552 मेंबर्स। और इस 552 मेंबर्स को जो पूरे कंट्री के लोग होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। मतलब 530 मेंबर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, 20 मेंबर्स जो होते हैं वो यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और जो 2 मेंबर्स होते हैं, जो 2 मेंबर्स होते हैं, वो लोग को कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। So it is very clearly stated that 2 members nominated by president from Anglo-Indian community। तो 2 members को हमारे president elect करते हैं from Anglo-Indian community। अब आगे बढ़ते हैं, उनके टेन्योर के ऊपर कुछ बात कर लेते हैं कि आखिर ये लोकसभा के जो मेंबर होते हैं इनका टेन्योर क्या होता है, इनका टाइम पीरियड क्या होता है। ऐसा तो नहीं है कि अगर ये पावर में आ जाते हैं, एज एन एमपी इलेक्ट हो जाते हैं तो पूरे लाइफ टाइम के लिए वो मेंबर होंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनका जो टेन्योर होता है, उनका जो टाइम पीरियड होता है वो एक्चुअली 5 इयर्स होता है, ठीक है। वो 5 साल तक ही एमपी होकर के वर्क कर सकते हैं, लोगों के लिए काम कर सकते हैं। और प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिसॉल्व लोकसभा बिफोर कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट को एक बहुत ही स्पेशल पावर दी गई है, जिसके अंदर प्रेसिडेंट अगर लोकसभा को डिसॉल्व करना चाहे तो वो बहुत आराम से डिसॉल्व कर सकते हैं अंडर सम आर्टिकल्स एंड शेड्यूल, ठीक है। वो आप लोगों को अभी नहीं पढ़ना इस लेवल पे, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको ये पावर दी गई है। ये नॉलेज आप लोगों के पास होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर में प्रेसिडेंट किस केसेस में, ऐसा तो नहीं है कि हाँ उनको किसी पार्टी से प्रॉब्लम हो गया और वो डिसॉल्व कर दिए लोकसभा को, ऐसा नहीं होता है। कुछ अथॉरिटी है या आप कुछ ऐसा कह लें कि कुछ बाउंड्री है जिसको कि जो लोकसभा के मेंबर है उसको क्रॉस नहीं करने चाहिए। दैट मीन्स कि अगर लोकसभा के आप मेंबर है तो आपको जो वर्क करना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए वर्क करना है। इफ यू आर गोइंग अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन देन प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिसॉल्व, ठीक है। अगर लोकसभा के मेंबर अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनली काम कर रहे होंगे तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर दे। दूसरा रीजन ये भी होता है डिसॉल्व करने का कि अगर प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, किसी भी हाउस के अगर मेंबर, हेड ऑफ द मेंबर जिसको कहा जाता है ना, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो अगर प्राइम मिनिस्टर है और वो कुछ सजेशन रख रहे हैं या उनका कुछ अपना थॉट प्रोसेस है काम करने का, और उनके जो मेंबर्स हैं अगर वो उसको फॉलो नहीं करना चाह रहे या फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो भी इस केस में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं कि हाँ ये लोकसभा को आप डिसॉल्व कर दो। तो इस बेसिस पे भी प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है। और क्या लिखा गया है, व्हेन द पार्टी लूजेस मेजॉरिटी ऑफ सपोर्ट। और लोकसभा
थर्ड केस में कैसे डिसॉल्व हो सकता है? When the party loses its majority, जब लोकसभा के अंदर वोटिंग होती है ना, तो अगर पार्टी मेजोरिटी में नहीं होती या पार्टी अपने मेजोरिटी को लूज करती है तो इस केस में भी लोकसभा क्या होता है? डिसॉल्व हो जाता है। बहुत सिंपल सा चीज है। इन केस ऑफ इमरजेंसी टेन्योर कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर। अगर हमारे कंट्री के अंदर अगर इमरजेंसी का सिचुएशन रहा, वैसे आप लोगों को पता है कि इमरजेंसी या तो नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंस इमरजेंसी हो सकता है। अगर इनमें से कोई सा भी इमरजेंसी हमारे कंट्री के अंदर लगा हो तो लोकसभा के पास पावर है। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आप हमारे कंट्री के अंदर अभी इमरजेंसी का सिचुएशन है, ठीक है, और जो लोकसभा के मेंबर जो इलेक्ट होकर के आए हैं उनका भी टेन्योर ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। तो आप बताओ कि इमरजेंसी के समय में ये पॉसिबल है क्या कि फिर से फ्रेश इलेक्शन करवाया जाए टू इलेक्ट दीज मेंबर? नो, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर में जो लोकसभा का जो टेन्योर है, लोकसभा के जो मेंबर्स है उनका टेन्योर बढ़ा दिया जाता है। पहले केस में 6 मंथ को एक्सटेंड किया जाता है, और अगर 6 मंथ में भी जो कंट्री का सिचुएशन है अगर वो नॉर्मल नहीं होता है तो 1 ईयर के लिए उसको एक्सटेंड किया जाता है। 1 ईयर में वैसे कोई भी इमरजेंसी का सिचुएशन नॉर्मल हो जाता है और उसके बाद फिर फ्रेश इलेक्शन होते हैं, और फ्रेश इलेक्शन के बाद हमारे फिर से लोकसभा के मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। देन लेट्स कम बैक टू देयर क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन पे अगर हम आते हैं तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए लोकसभा के मेंबर बनने के लिए? तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन आपके पास ये होना चाहिए दैट यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। सेकेंड, योर एज मस्ट बी ऑफ 25 ईयर ऑफ एज, ठीक है। तो आप 25 ईयर के होने चाहिए, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। डू नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पोजेस साउंड मेंटल हेल्थ, मतलब आप मेंटली भी नॉर्मल होने चाहिए, ठीक है, अनसाउंड नहीं होने चाहिए। फिफ्थ इज नो क्रिमिनल रिकॉर्ड और बैंकरप्ट, आपके साथ कोई भी आपके हिस्ट्री में, आपके प्रेजेंट में किसी भी तरीके का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं होना चाहिए। तो आई होप इतनी चीजें, बहुत सिंपल सी चीज थी जो आप लोग को जो आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन लोकसभा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा के अंदर 2 होते हैं, फर्स्ट इज स्पीकर और सेकंड इज डेप्यूटी स्पीकर। देखो यहाँ मैं मेंशन कर दे रही हूँ, डेप्यूटी स्पीकर। जब हम स्पीकर के बारे में बात करते हैं तो आखिर ये स्पीकर का वर्क क्या होता है लोकसभा के अंदर, हम सबसे पहले उसे डिस्कस करते हैं। सो ही प्रिसाइड्स ओवर द प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द हाउस। तो स्पीकर का सबसे पहला काम होता है दैट ही यूज्ड टू बी, जो कुछ भी लोकसभा के अंदर प्रोसीडिंग्स होती है वो इनके प्रेजेंस में होती है, और लोकसभा के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं वो भी स्पीकर ही होते हैं, ठीक है। दो स्पीकर इज अ मेंबर ऑफ अ रूलिंग पार्टी, ही एक्ट इन इम्पार्शियल वे एंड ही डज नॉट पार्टिसिपेट नॉट डज ही एक्सरसाइज हिज वोट। तो लोकसभा के जो मेंबर चुन करके आते हैं, आपको भी पता है उसी में से एक स्पीकर को भी इलेक्ट किया जाता है, मतलब जो पार्टी रूलिंग जो रूलिंग पार्टी होती है उन्हीं में से किसी एक मेंबर को स्पीकर बनाया जाता है। ऑल्दो ही इज अ मेंबर ऑफ अ रूलिंग पार्टी, लेकिन ये किसी भी पार्टी के साथ पार्शियलिटी नहीं करते, और मान लेते हैं एक सिचुएशन बेस्ड तरीके से कि अगर मैं रूलिंग पार्टी से हूं और आप ऑपोजिशन पार्टी से हो, ठीक है, मुझे मिलता है 20 वोट और आपको भी मिलता है 20 वोट। इस केस में जो हमारा कुछ एक नॉर्मल इलेक्शन हो रहा होता है जिसमें मुझे 20 वोट मिल रही है, आपको भी 20 वोट मिल रही है, और इस केस में जो टाई का सिचुएशन क्रिएट होता है, तो यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में जहां टाई हो रहा होता है स्पीकर अपना वोट देते हैं, और जब स्पीकर अपना वोट देते हैं उस वोट को क्या कहते हैं हम? कास्टिंग वोट कहते हैं। तो ये वाला जो लाइन लिखा ना, ही एक्ट्स इन इम्पार्शियल वे एंड ही डज नॉट पार्टिसिपेट नॉट डज ही एक्सरसाइज हिज वोट, बट इन केस देयर इज अ टाई ही एक्सरसाइज हिज कास्टिंग वोट एंड हेल्प वन साइड टू विन। दैट मीन्स वो किसी भी सिचुएशन में, मतलब एक नॉर्मल सिचुएशन में जब एक लोकसभा के अंदर अगर इलेक्शन हो रही है तो उसमें स्पीकर पार्टिसिपेट नहीं करते, वो अपना वोट नहीं कास्ट करते हैं, लेकिन जब वो वोट कास्ट करते हैं
तो किस सिचुएशन में करते हैं? जब किसी भी जगह पे टाई का सिचुएशन हो, ठीक है। और जहां पर में भी वो वोट कास्ट किया जाता है, दैट वोट, जहां स्पीकर अपना वोट देते हैं, उस वोट को हम क्या कहते हैं? कास्टिंग वोट कहते हैं, ठीक है। इनका जो टेन्योर होता है लोकसभा के अंदर वो 5 साल का होता है, लेकिन इन केस अगर इनका टेन्योर पूरा होने से पहले या इनका टाइम पीरियड अभी 5 साल पूरा होने से पहले अगर इनको रिमूवल मतलब इनको रेजिग्नेशन देना पड़े, ठीक है, तो ये अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को नहीं देते, ये डेप्यूटी स्पीकर को देते हैं, ठीक है। तो अगर इन केस 5 साल पूरा होने से पहले अगर ये अपना रेजिग्नेशन देते हैं या फिर 5 साल पूरा होने के बाद भी अगर अपना रेजिग्नेशन देना होगा इनको, तो ये डेप्यूटी स्पीकर को देंगे, ठीक है। आते हैं डेप्यूटी स्पीकर पर। इन केस ऑफ इलनेस और एब्सेंस ऑफ स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर टेक ओवर हिज चार्ज। तो डेप्यूटी स्पीकर का क्या वर्क है कि अगर स्पीकर किसी भी केस के वजह से, चाहे वो एब्सेंट हो या इलनेस का रीजन हो, अगर इन दोनों में से कोई सा भी रीजन हो, तो उनका जो सारा चार्जेस है, स्पीकर का जितना भी चार्जेस है, जितना भी वर्क है, वो डेप्यूटी स्पीकर हैंडल करते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों लोग के पर्सनालिटी के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में राज्यसभा के साथ मिलने वाले हैं। राज्यसभा हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।